नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा करती हूँ कि ये नव वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए और जितने भी लोग अपना एक लक्ष्य डिसाइड करके रखा है उन्होंने उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में ये नव वर्ष आपके लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध हो। बहुत ही पॉजिटिव वे में तैयारी करिए, कभी भी कोई नेगेटिव थॉट्स मत आने दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है या फिर जो हमने सोचा होता है, जो हमारी रणनीति होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि आप ये मत सोचिए कि आपकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप निकल करके बाहर देखेंगे ना तो हमसे भी ज़्यादा लोगों की परेशानियां हैं और वो अपने जीवन को जी रहे हैं। तो बस दिमाग में कभी मत ये आने दीजिए कि मुझसे नहीं हो सकता, अब मैं नहीं कर पाऊँगा या अब बस खत्म है सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सारी सिर्फ बातें होती हैं और ये विचार होते हैं। ये होती है कि एक गलत सोच होती है, नेगेटिवनेस होती है कि हम उसे लाने देते हैं, अपने दिमाग में आने देते हैं। उसे आने ही नहीं देना है और आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोच सकते हैं सोचिए। आप बस सोचिए कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ और मैं मेहनत करूँगा, आज नहीं तो कल मेरे साथ अच्छा होगा। और जो नहीं मिला ना उसके लिए कभी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे लिए हमारे भाग्य में उससे बेहतर चीज़ें लिखी हों और भाग्य मेहनत के भरोसे ही काम करता है। तो मेहनत करते रहिए। फिलहाल आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं लोधी वंश के बारे में। और ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था, जितनी भी प्रकार की जो आर्थिक व्यवस्थाएं रहीं, तो एक तुलनात्मक विवरण देखेंगे और फिर एक सरलतम ढंग से आपको दिल्ली सल्तनत की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं याद हो जाएंगी। तो एक टॉपिक में वो वीडियो ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगी और वो एक स्पेशल वीडियो होगा और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे। तो फिलहाल आज का टॉपिक है लोधी वंश और हम पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में। इससे पहले हमने सैयद वंश के बारे में पढ़ा था, जिसका संस्थापक कौन था? खिज्र खां, जिसका संस्थापक माना जाता है। लोधी वंश की बात करें तो 1451 से लेकर के 1526 तक इनका शासनकाल चला था और ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासन रहा था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त होता है और फिर हमें दिल्ली में देखने को मिलेगा मुगल वंश का शासन, जो कि लगभग 3 शताब्दियों तक चला था। तो काफ़ी लंबा मुगल वंश रहा है कि आधुनिक भारत तक हमें मुगल वंश के शासकों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम पढ़ेंगे मुगल वंश के बारे में, फिर उत्तर मुगल कालीन शासन भी हमें देखना होगा। तो लोधी वंश की बात करें तो ये अंतिम था और इसके साथ साथ अफगान नेतृत्व वाला ये पहला वंश था, क्योंकि जो इसके शासक थे वो कौन थे? वो थे अफगानी। लोधी वंश को सदैव राजपूतों और भदौरियों व शर्की साम्राज्य से विद्रोह का खतरा रहता था, क्योंकि अब शर्की में एक इस प्रकार की सत्ता की स्थापना हो चुकी थी कि जो निरंतर दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास करते रहते थे। तो लोधी वंश को शर्की साम्राज्य से भी विद्रोह का खतरा रोज आए दिन उन्हें लगता रहता था। इस वंश में 3 शासक हुए। लोधी वंश में 3 शासक हुए। कौन कौन से? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। देखिए, मैं आपको बहुत ही आराम से समझाकर चीज़ों को पढ़ाती हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर 5 मिनट वीडियो एक्स्ट्रा हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बातें समझ में आनी चाहिए, ये बड़ी बात है। अगर मैं जल्दी जल्दी कथा जैसे बिल्कुल सब कुछ ख़त्म कर दूंगी ना तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। आपको जब समझ ही नहीं आ रहा है तो आराम से चीज़ों को पढ़िए, नोट्स बनाते चलिए और आप मेरे साथ साथ लिख भी सकते हैं। मेरी बातों को सुनते रहिए और नोट करते रहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहलोल लोधी के बारे में, जिसको इस वंश का संस्थापक माना जाता है। ये बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासनकाल किसका था? तो बहलोल लोधी का जो शासनकाल था वो दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासनकाल था। कि मतलब दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसने सबसे ज़्यादा समय तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया? तो वो था बहलोल लोधी। पिता की बात करें तो मलिक काला इनके पिताजी का नाम था। आगे अगर हम बात करें, इनके जन्म से पूर्व ही इसके पिता की जो थी मृत्यु हो गई थी, पहले ही मर चुके थे। जब ये अपने माँ के गर्भ में था तब ही इसके पिता की मृत्यु हो गई थी।
तो इसके चाचा जिनका नाम था मलिक सुल्तान शाह या इलम खां, इन्होंने इसकी देखभाल की और पाल पोस कर, मतलब कह सकते हैं बड़ा किया, युद्ध की रणनीति सिखाई, किस प्रकार से शासन करना है या किस प्रकार से अपने कार्यों को भली भांति करना है, एक अच्छा शासक बनना है, वो सारे के सारे गुण इसने अपने चाचा से सीखे थे। बहलोल लोदी ने सरकारी सेवा जो प्रारंभ की थी वो सरहिंद के शासक के रूप में प्रारंभ की थी और पंजाब का ये सूबेदार भी रहा था, पंजाब का सूबेदार भी रहा था। 1451 तक इसने दिल्ली सल्तनत के अधिकांश भागों पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि इसने देखा था जो खिज्र खां, मतलब जब सैयद वंश का शासन चल रहा था तो वहाँ के जो शासक थे, इसने देखा कि वो उतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हैं। तो एक तरफ ये किनारे अपना भी काम करता रहा कि हाँ मुझे एक दिन शासक बनना है और जैसे ही मौका मिलेगा मैं शासक बन जाऊँगा, तो इसीलिए ये अपना कार्य कर रहा था। तो दिल्ली सल्तनत के अधिकांश भागों पर इसने पहले ही अधिकार कर लिया था। फिर 19 फरवरी 1451 ईस्वी की बात है कि जब अबू मुजफ्फर बहलोल शाह के नाम से ये दिल्ली सल्तनत का शासक बन गया। अब ये नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस नाम से कौन शासक बना था, तो अबू मुजफ्फर बहलोल शाह के नाम से बहलोल लोदी शासन में आया या राजा बना था। उपाधि इसने गाजी की उपाधि धारण करी थी। और तारीखे दाऊद में क्या इसके बारे में लिखा है, तारीखे दाऊद जिसकी रचना की है अब्दुल्ला ने, इसमें लिखा है कि जब भी बहलोल लोदी, जब भी वह अपने सरदारों से मिलता था तो वह सिंहासन पर नहीं बैठता था। ये दर्शाता है कि उसे लोगों का सम्मान करना आता था। उसे पता था कि हालांकि सुल्तान एक बहुत बड़ा पद होता है, परंतु वो अपने सरदारों का सम्मान करता था और जब भी वो उनसे मिलता था वो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठता था। या तो वो खड़े होकर बात करता होगा या फिर वो हो सकता है ज़मीन पर बैठ करके बात करता होगा। जो भी उस प्रकार की व्यवस्थाएं रहती होंगी तब उनको वो फॉलो करता था। आगे हमें पता चलता है कि बहलोल लोदी के काल की प्रमुख घटना थी जौनपुर राज्य पर कब्जा। जिस जौनपुर राज्य से बहलोल लोदी को खतरा लग रहा था उसी पर उसने एक समय आया जब जौनपुर साम्राज्य पर इसने अपना कब्जा जमा लिया, शर्की साम्राज्य को हरा करके। तो अब जौनपुर साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया। किसके शासनकाल में, तो बहलोल लोदी के शासनकाल में। जौनपुर में शासक कौन था ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो महमूद शाह वहाँ का शासक था और जिसका विवाह हुआ था दिल्ली सल्तनत के शासक आलम शाह की पुत्री बीबी राजी से। अब आप लोग याद करिए, अलाउद्दीन आलम शाह कौन है ये था सैयद वंश का अंतिम शासक, जो कि अपने जिसकी सेनापति के साथ में लड़ाई हो गई थी और उसके बाद वो कहाँ चला गया था, बदायूं में रहने चला गया था दिल्ली सल्तनत की गद्दी को छोड़ करके। और यही मौका था बहलोल लोदी के लिए जब उसने लोदी वंश की स्थापना कर दी। किसकी हत्या करके, उसके सेनापति की हत्या करके। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो वही जो शासक बदायूं चला गया था आलम शाह जिसका नाम था, उसी की पुत्री थी बीबी राजी जिसका विवाह हुआ था शर्की साम्राज्य के राजा या शासक महमूद शाह के साथ में। तो देखिए किस प्रकार से एक त्रिकोण बन गया आपको देखने के लिए कि जिसके यहाँ बहलोल लोदी रहकर के शासन करना प्रारंभ किया, उसी की पुत्री का विवाह हुआ था महमूद शाह के साथ में, जो कि खतरा बना हुआ था। और महमूद शाह को पराजित करके बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में फिर से मिला लिया था। तो बहलोल लोदी और महमूद शाह के मध्य में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद ये युद्ध कहाँ पर हुआ था, तो पानीपत के पास नरेला नामक स्थान पर। पानीपत का युद्ध आपने सुना है ना, जहाँ पर हुआ था वहीं पर एक क्षेत्र है नरेला नामक स्थान पर ये युद्ध हुआ था महमूद शाह और बहलोल लोदी के मध्य में, जिसमें बहलोल लोदी विजयी हुआ था और महमूद शाह पराजित हुआ था। और बीबी राजी के लिए ये घटना बहुत ही बुरी थी और जिसके बाद वो बहलोल लोदी से बहुत ही ज़्यादा खिन्न रहने लगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई कि तुमने मेरे पति को हरा दिया और जौनपुर साम्राज्य तुमने मुझसे छीन लिया। इसके बाद क्या हुआ कि प्रारंभ में बहलोल लोदी, अब ये युद्ध का एक ओवरव्यू देखिए कि क्या क्या हुआ था, किस प्रकार से बहलोल लोदी ने महमूद शाह के खिलाफ इस युद्ध को जीता, कौन सी वो रणनीति थी। तो कहते हैं कि बहलोल लोदी ने जब युद्ध करना प्रारंभ किया तो उसकी सेना हारने लगी, सेना संकट में आ गई। तो उसने सोचा ये कैसे हुआ, जौनपुर साम्राज्य की सेना इतनी ताकतवर है कि दिल्ली सल्तनत की सेना हार रही है। तो उसने कहा अब कोई कूटनीति करनी पड़ेगी, कुछ तो ऐसी नीति लानी पड़ेगी कि मेरी सेना जीत सके।
तो बहलोल लोदी ने देखा कि जो उधर सेनापति है जौनपुर साम्राज्य का, जो उस सेना का सेनापति है, वो बहुत ही ताकतवर व्यक्ति है और सारी सेना को किस प्रकार से चलाना है ये उसे भली भांति आता है। और जो दौलत खां था, जो कि सेनापति था जौनपुर साम्राज्य का, दरिया खां इनका नाम था। तो दरिया खां जो उस सेना का सेनापति था वो एक अफगान व्यक्ति था, और मैंने आपको बताया था कि बहलोल लोदी भी एक अफगान व्यक्ति था। तो दरिया खां के पास जाकर के बहलोल लोदी ये बात कहता है कि तुम भी एक अफगान हो और मैं भी एक अफगान हूँ, और एक अफगान हो करके तुम एक अफगान का साथ नहीं दोगे, एक अफगान के खिलाफ तुम लड़ाई लड़ोगे। तो कहते हैं ना कि किसी के दिमाग में किसी का ब्रेन वॉश कर देना, ब्रेन वॉश सही शब्द यहाँ पे लगेगा कि किसी का ब्रेन वॉश कर देना। तो इस बहलोल लोदी ने दरिया खां का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वो फिर उसे अफगान वाली बात दिखी, जैसे हिंदूवादी बात नहीं हो जाती है कि हम भी हिंदू तुम भी हिंदू, चलो मिलके हिंदूवादी बनते हैं। तो वो वाली बात यहाँ पे हो गई कि इसने कहा कि ये तो बात ठीक है, मैं भी अफगान हूँ, मुझे अफगान का ही साथ देना चाहिए। तो यहाँ पर दरिया खां ने महमूद शाह को धोखा दे दिया, और जैसे ही दरिया खां बहलोल लोदी की सेना में शामिल हुआ, महमूद शाह की सेना वहीं पर हार गई। अब जाहिर सी बात है, जब उनका सेनापति ही चला गया तो सेना किसके आदेश पे काम करेगी। तो सेना वहाँ पर हार गई और महमूद शाह की वहीं पर हार हो जाती है, वो पराजित हो जाता है और जौनपुर पर विजय प्राप्त कर लेता है बहलोल लोदी। इस प्रकार की रणनीति से देखिए, फिर कहते हैं कि अपनी मृत्यु से पूर्व बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत को पूर्वी और पश्चिमी पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों तक फैला चुका था, क्योंकि ये साम्राज्य विस्तार कर रहा था। तो इसने अपने आसपास के जो क्षेत्र थे उनको विजित करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ग्वालियर अभियान से लौटते समय लू लगने से बहलोल लोदी की 12 जून 1489 ईस्वी में मृत्यु हो गई। 89 मतलब 1489, कई लोगों को हिंदी की गिनतियां नहीं आती है ना, 89 उन्हें पता नहीं होता है, 89 होता है, 89 को बोलते हैं। तो 1489 में बहलोल लोदी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और वो भी कैसे, लू लगने से मृत्यु हो गई। देखिए भाई, लू लग गई, कहना चाहिए पानी नहीं पिया होगा तभी लू लग गई, गर्मी का मौसम रहा होगा, ध्यान नहीं दिया। आगे देखने को मिलता है कि इसके चलाए सिक्के अकबर के काल तक चलते रहे थे। जो भी इसने सिक्के चलाए हमें देखने को मिलेगा, हालांकि ऐसा नहीं था कि आगे मुगल शासक सिक्के जारी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा ना कि बाबर ने शाहरुख नामक सिक्का चलाया था। तो सिक्के आगे भी बनेंगे, लेकिन इसके सिक्के भी अकबर के शासनकाल तक चलते रहेंगे। इसके दरबार की बात करें तो इसके दरबार में राय करण सिंह, राय दादू और राय नरसिंह जैसे व्यक्ति या विद्वान रहा करते थे। इनके नाम आप देख लीजिए, राय करण, राय दादू और राय नरसिंह। आगे हम बात करते हैं सिकंदर लोदी के बारे में, क्योंकि बहलोल लोदी की तो लू लगने से मृत्यु हो गई। बहलोल लोदी के बाद इनका पुत्र सिकंदर लोदी शासन करने के लिए आता है, जो 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक शासन करता है। 1489 1489 टू 1517 तक इसने शासन किया था। अब इनके बारे में हम देखते हैं कि सिकंदर लोदी ने कैसे शासन किया, इनकी क्या रणनीति रही, इन्होंने किस प्रकार से साम्राज्य विस्तार किया। तो सबसे पहले इनके मूल नाम की बात करते हैं। निज़ाम खां इसका मूल नाम था, निज़ाम खां। और इनकी माता की बात करें तो इनकी माता एक हिंदू महिला थी, एक हिंदू महिला। तो आप कह सकते हैं कि बहलोल लोदी की पत्नी हिंदू थी, जिनका नाम था हेमा, जो कि हिंदू स्वर्णकार की पुत्री थी। स्वर्णकार आप हिंदी भाषा अपनी वाली समझिए कि सोनार की पुत्री थी। स्वर्णकार बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा होता क्या है, तो सोनार जो होता है उसको स्वर्णकार बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। ये अत्यंत योग्य शासक था, बहुत ही कुशल रहा था। और उपाधि की बात करें तो सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके ये दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा था। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक था। इसने दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र विस्तार किया था, दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र विस्तार, और बिहार जैसा क्षेत्र जो कि अभी तक दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं था, इसने बिहार, चंदेरी, नागर जैसे क्षेत्रों को भी दिल्ली में शामिल किया था। आगे हमें पता चलता है कि इसने सरकी साम्राज्य की शक्ति को पूर्णतः क्षीण कर दिया। विजय तो बहलोल लोदी ने हासिल करी थी, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जीतने के बाद भी कुछ शासकों का एटीट्यूड कम नहीं होता है। तो वहीं जो वो होता है ना कि थोड़ी बहुत बची हुई शक्ति को भी सिकंदर लोदी ने पूर्णतः समाप्त कर दिया।
राजस्थान के शासकों पर अधिकार को मजबूती देने के लिए इसने क्या किया कि राजस्थान में राजपूतों का अपना अलग ही शासन चल रहा था। जब हम मुगलों का शासन भी देखेंगे तो वहाँ भी राजपूतों के साथ बहुत ही मुश्किल से संधि हो पाएगी, बहुत ही मुश्किल से हमें देखने को मिलेगा कि विजय प्राप्त हो पाएगी। तो यहीं पर दिखाया गया कि वो शासक थोड़ा सा कंट्रोल में रहे, बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू किस्म के ना बने, या ऐसा ना हो कि एक दिन राजपूत शासक दिल्ली सल्तनत पर आकर के आक्रमण कर दें, तो ऐसी स्थिति ना बने। इसीलिए इसने उनको अपने कह सकते हैं कि अपने अधिकार क्षेत्र में दिखाने के लिए 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी? तो 1504 ईस्वी में की थी। आगे हम देखते हैं 1506 में राजधानी आगरा इसने अपनी बना ली थी। तो 1504 में इसने आगरा की स्थापना करी और फिर 1506 में इसने आगरा को अपनी राजधानी भी बना लिया था। यहीं पर इसने बादलगढ़ का किला भी बनवाया था। तो बादलगढ़ का किला किसने बनवाया? सिकंदर लोदी ने बनवाया था। आगे हम बात करते हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था में इनके द्वारा सुधार किया गया, वस्तुओं पर मूल्य नियंत्रण किया गया। मतलब जो वस्तुएं जिनका मूल्य बहुत ही ज़्यादा था, इसने एक नियंत्रित मूल्य रखा कि इससे ज़्यादा, मतलब MRP कह सकते हैं कि रख दिया, इससे ज़्यादा पैसा नहीं लोगे, मूल्य नियंत्रण कर दिया। लेकिन एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिली कि इसने जो जजिया कर था, जो समाप्त कर दिया गया था, उसे एक बार फिर से शुरू कर दिया। जजिया कर ब्राह्मणों पर एक बार फिर से लग गया। मंदिरों को इसने नष्ट कराया। कुछ बुद्धि भी भ्रष्ट लग रही थी कि मंदिरों को भी नष्ट कराया। फिर आगे देखने को मिलता है कि इसने खाद्यान्न कर व अनाज कर को समाप्त कर दिया ताकि आर्थिक समृद्धि बढ़ सके, और आर्थिक समृद्धि बढ़ सके ऐसा इसने सोचा था और ऐसा हुआ भी। सिकंदर लोदी के साम्राज्य काल में आर्थिक समृद्धि बहुत ही ज़्यादा हुई, किसानों को लाभ हुआ क्योंकि ये खाद्यान्न कर और अनाज कर नहीं लेता था, तो सारी छूट थी लोगों को, बस जजिया कर ही तो देना पड़ता था। जजिया कर वो देते थे, परंतु अनाज कर और खाद्यान्न कर नहीं देना पड़ता था। इसके साथ साथ आगे हमें देखने को मिलेगा जो गड़ा हुआ धन प्राप्त होता था, जो मिट्टी के नीचे धन प्राप्त होता था मिट्टी के नीचे से, उससे भी ये कोई हिस्सा नहीं लेता था। राज्य के हिसाब किताब की लेखा परीक्षण प्रणाली इसने विकसित की थी कि एक हिसाब किताब होगा सभी का। गजे सिकंदरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गजे सिकंदरी जो कि 30 इंच का होता था, ये माप का पैमाना था। इसने माप का पैमाना विकसित किया जिसको नाम दिया गजे सिकंदरी। इसने ताजियों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो आपने देखा होगा जब मुहर्रम का त्यौहार होता है, मुस्लिम धर्म में मुहर्रम का एक त्यौहार होता है। अब हमें तो फिलहाल ये नहीं पता कि उसमें क्या होता है और क्यों मनाया जाता है, लेकिन उसमें ये होता है कि वो कोई शोक का शायद रहता है, क्योंकि मुहर्रम में वो लोग ताजिए को दफन करते हैं जा करके, और फिर वो शोक भी मनाते हैं, ताजिए निकाले जाते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि उसमें वो खुद को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुँचाते हैं, मारते हैं, तो इस तरीके की उसमें कार्य किए जाते हैं, मैंने भी कई बार देखा है। तो वही मुहर्रम पर इसने ताजिए निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ इसने मुस्लिम महिलाओं के मज़ार में प्रवेश पर भी रोक लगा दी थी। जो भी मज़ार बनी होती थी, जो भी इन लोगों के गुरु रहते थे या कोई सूफी संत रहते थे, उनकी मज़ार बनी होती थी, तो उन पर महिलाओं के प्रवेश को इसने बैन कर दिया कि यहाँ कोई महिला प्रवेश नहीं कर सकती है। अगर हम समकालीन की बात करें तो सिकंदर लोदी का जो समकालीन था वो था राणा सांगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए समकालीन पूछते हैं तो राणा सांगा, महमूद बेगड़ा, राणा सांगा, महमूद बेगड़ा, ईसा खां और आलम खां, ये इनके कौन थे? समकालीन व्यक्ति थे। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखी फारसी भाषा में। कौन सी? फारसी भाषा में इसने गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखी। लेकिन क्या होता है कि कुछ इतिहासकार इसको संदेहास्पद मानते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये कोई और व्यक्ति रहा होगा, और वो ये कहते हैं कि इसमें पूरी सत्यता जहाँ तक नहीं है, ये कोई और व्यक्ति होगा, सिकंदर लोदी की ये रचनाएं नहीं हैं, ऐसा दूसरों का मानना है। लेकिन कुछ इतिहासकार इसे सही भी मानते हैं। तो हमें इसमें नहीं पढ़ना है, हमें बस इतना याद रखना है गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? तो सिकंदर लोदी लिखता था।
कौन सी भाषा का प्रयोग करता था? तो फारसी भाषा का प्रयोग करता था। इसी के शासनकाल में गान विद्या का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जिसका नाम था लज्जत ए सिकंदरी लिखा गया, और ये एक संगीत शास्त्र का ग्रंथ था, तो ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। आयुर्वेदिक ग्रंथ एक था जिसका इसने स्वयं फारसी में अनुवाद किया, जिसका नाम रखा फरहंगे सिकंदरी इसने नाम दिया इसे, और आयुर्वेद शास्त्र ग्रंथ था, फारसी में इसने स्वयं अनुवाद किया था। आगे हमें देखने को मिलता है कि भूमि में गड़े खजाने से इसको कोई हिस्सा नहीं लेना होता था, ये कोई हिस्सा उससे नहीं लेता था। इसने बोधन नामक ब्राह्मण को मात्र इसलिए फांसी दे दी थी क्योंकि उसने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म समान रूप से पवित्र हैं। तो इस जो एक बोधन नामक व्यक्ति था उसने हिंदू और मुस्लिम धर्म की समानता को दर्शाया कि वो दोनों धर्म समान रूप से पवित्र हैं। शायद इसे ये बात पसंद नहीं आई होगी और कहते हैं कि इसने केवल इस छोटी सी बात के लिए उसे फांसी की सज़ा दे दी थी और उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया था। आगे हमें देखने को मिलता है 21 नवंबर 1517 ईस्वी में आगरा में ही इसकी मृत्यु हो गई। आगरा में इसकी मृत्यु हो गई, नेचुरल डेथ कह सकते हैं। आगे फिर हमें देखने को मिलता है इब्राहिम लोदी, और इस वंश का अंतिम शासक, इसके साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जिसका शासनकाल चला था 1517 से लेकर के 1526 तक, 1517 से लेकर के 1526 तक, तो ये था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। अंतिम शासक की बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। 21 नवंबर 1517 को ही इसे राजा बना दिया गया, जिस दिन इसके पिता की मृत्यु हुई थी, और सभी अमीर शासकों ने मिलकर के इसको राजा बनाया। परंतु एक स्थिति यहाँ पर और देखने को मिली कि सिकंदर लोदी के दो पुत्र थे, एक तो इब्राहिम लोदी और दूसरा जलाल खां। तो जो अमीर थे जिन्होंने इब्राहिम लोदी को शासक बनाया, उन्होंने ये चीज़ देखी कि कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी का युद्ध हो सकता है या विद्रोह कर सकता है जलाल खां। तो इन्होंने आधा आधा साम्राज्य बांट दिया। जो दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य था उसे दोनों भाइयों के मध्य बांट दिया। तो क्या कहते हैं कि इब्राहिम लोदी को आधा साम्राज्य दिया और आधा जलाल खां को दिया। आगे हम देखते हैं तो जलाल खां को जौनपुर का सुल्तान बना दिया गया और इब्राहिम लोदी को कहाँ का? इब्राहिम लोदी को दिल्ली सल्तनत का शासक बना दिया गया। तो दोनों में आधा आधा शासन बट गया। लेकिन अब आप सोचिए कि कब तक ऐसा चलेगा, कब तक शांतिपूर्ण व्यवहार बना रहेगा? जहाँ भाई भाई को मारता है, बेटा पिता की मृत्यु को एकदम तत्पर हो जाता है, तो वहाँ आपको लगता है कि शासन आधा आधा बट के चल सकता है? बिल्कुल नहीं। इब्राहिम लोदी ने कुछ ऐसी नीतियों को अपनाया जिससे वो अलोकप्रिय बन गया। इसने कई सारे ऐसे कार्य किए जिससे अमीरों की नज़रों में थोड़ा सा अमीरों को इससे नफरत सी होने लगी कि हमने इसे राजा बनाया और ये हमारे ही खिलाफ रणनीति रच रहा है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद षड्यंत्र रचा जाएगा, युद्ध तो बनता ही है। तो जलाल खां ने क्या किया? जलाल खां ने कहा मैं युद्ध करूंगा अपने भाई से और मुझे दिल्ली सल्तनत की भी भाई सत्ता चाहिए, आधे से काम नहीं चलेगा। तो उसने क्या किया? जलाल खां की हत्या कर दी इब्राहिम लोदी ने, क्योंकि इब्राहिम लोदी भी ये चाहता था कि मैं भी जौनपुर का सुल्तान, मुझे भी जौनपुर का क्षेत्र चाहिए। तो वो जब पूरा ही एक व्यक्ति को चाहिए तो उसकी वजह से झगड़ा और झगड़े के बाद हत्या। इसके बाद हम देखते हैं विक्रमजीत सिंह, ये ग्वालियर के राजा थे, इनका भी षड्यंत्र में थोड़ा देख सकते हैं सहयोग रहा था। और एक व्यक्ति थे राणा सांगा, इनके साथ तो युद्ध हुआ था राणा सांगा के साथ। और कौन सा युद्ध? तो खतौली का युद्ध, जो कि हुआ था 1517 से 1518 के बीच में। तो 1517 से 18 के बीच में हुआ था खतौली का युद्ध, खतौली नामक स्थान पर। इब्राहिम लोदी लड़ने तो बहुत उससे पहुंच गया, पर इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हार गया, क्योंकि राणा सांगा, राजपूतों से पंगा लेना इतना आसान नहीं था। राजपूतों के किले भी इतने खतरनाक बने हुए थे कि उसमें तो कोई प्रवेश भी नहीं कर पाता था। 6-6 महीने शासक युद्ध के लिए वहां डेरा डाल के रहते थे, लेकिन अंदर नहीं घुस पाते थे। ऐसे किले थे, अभेद्य किले, जिन्हें भेदना बहुत ही मुश्किल था। तो इब्राहिम लोदी ये हार जाता है खतौली के युद्ध में राणा सांगा से। और राणा सांगा को जो क्षति होती है वो ये होती है कि राणा सांगा अपना बायां हाथ यहाँ पर खो देता है। इब्राहिम खां के चाचा इब्राहिम खां से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, उसकी रणनीतियों से, उसके कार्य करने के तरीकों से। तो जब उन्होंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा अब हद पार हो चुकी है, तो उन्होंने बाबर का नाम सुना था।
तो बाबर को उन्होंने संदेश भेजा दौलत खां और आलम खां ने कि तुम अब इब्राहिम लोदी को साइड हटाओ और तुम शासन करो या हम शासन करेंगे। तो एक तरह शासन करना तो उनके चाचा चाहते थे, दौलत खां और आलम खां, और उन्होंने बाबर को शासन करने के लिए बुलाया था और उन्होंने कहा था कि इब्राहिम लोदी को तुम रास्ते से बस हटा दो। तो बाबर ने कहा ठीक है, पर राणा सांगा ने बाबर के लिए उसमें लेटर में जो भी पत्र भेजा गया था उसमें यह भी लिखा था कि राणा सांगा भी तुम्हारी मदद करेगा, वो भी हमारे साथ है। तो बाबर को लगा जब इतने सारे लोग साथ में तो आसानी से हरा देंगे, ठीक है चलते हैं। फिर हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध यहाँ पर होता है जो कि हुआ था 21 अप्रैल 1526। डेट रट लीजिए एज इट इज़ 21 अप्रैल, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए अब 1526 1541 ऐसे नहीं देते हैं, अब देते हैं 21 अप्रैल को हुआ था कि 15 अप्रैल को हुआ था कि 20 अप्रैल को हुआ था। तो डेट भी आप याद कर लीजिए कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी की हार हुई। न सिर्फ हार हुई बल्कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान बना जो कि रण क्षेत्र में, रणभूमि में मारा गया, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो किसी युद्ध में मारा गया हो दिल्ली सल्तनत का, या फिर कहीं युद्ध में ही लड़ते लड़ते मरा हो। परंतु ये वीर गति को इब्राहिम लोदी कहाँ पर, पानीपत के युद्ध में, वहीं रण क्षेत्र में प्राप्त हुए, वहीं ये मारे गए। इनके हारने की सबसे बड़ी वजह थी कि बाबर की रणनीतियाँ थोड़ी अलग थीं, उसकी युद्ध कलाएं अलग थीं, और उसके साथ साथ उसके पास उपलब्ध तोप खाना, यहाँ पर हमें तोपों का यूज़ देखने को मिलेगा बाबर के द्वारा। तो उस तोप खाने के आगे कब तक इनकी पैदल सेना टिकती, कब तक इनके घोड़ों की सेना टिकती, तो हारना तो तय ही था। और उस तोप खानों के आगे इनकी सेना हार गई और इब्राहिम लोदी को यहाँ पर पराजित होना पड़ा और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, यहीं पर वो समाप्त हो गया। तो जब राजा ही मर गया, राजा मर गया, ख़त्म कहानी। अब इसके बाद शासन हमें किसका देखने को मिलेगा, सत्ता किसके हाथ में आ जाएगी, सत्ता आ जाएगी बाबर के हाथ में। बाबर ने सोचा जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मैंने हराया है तो इनके चाचा को शासन क्यों करने दें, शासन मैं करूँगा, मैं दिल्ली सल्तनत में आया हूँ, मैं मुगल वंश की स्थापना करूँगा। तब वो मुगल वंश की स्थापना करता है और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जो रणभूमि में मारा गया या युद्ध में ही वीर गति को प्राप्त हुआ। कोई भी शब्द इस प्रकार से बना सकते हैं प्रश्न में, तो इब्राहिम लोदी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद बाबर का युद्ध राणा सांगा के साथ होगा, क्योंकि पानीपत के युद्ध में बाबर का साथ राणा सांगा ने नहीं दिया था, जिससे जो राणा सांगा था वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया कि जब तुमने हमें बुलाया था, तुमने कहा था मदद करेंगे और तुमने मदद भी नहीं करी, कहीं हमको कुछ हो जाता तो फिर हम कैसे बदला लेते, लेकिन हुआ नहीं, अब हम तुमसे बदला लेंगे। तो बदला हम देखेंगे जब हम बाबर के युद्धों के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से राणा सांगा के साथ युद्ध होगा। और ये था लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत की जितनी भी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है या धार्मिक व्यवस्था है, वो सब हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अपना रिव्यू दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।